ये बात है उस रात की जब मैं काम से अपने घर की तरफ जा रही थी। अभी मैं रास्ते से चल ही रही थी, लेकिन तभी मेरे सामने मुझे एक टैक्सी खड़ी दिखी। उसके बाद मैं उसके पास चली गई और मैंने उस ड्राइवर से घर की एड्रेस तक जाने की बात की, लेकिन उसने कहा, सॉरी बहन जी, गाड़ी नहीं चला सकता क्योंकि मैं एक इंसान नहीं भूत हूँ। ये सुनकर मैं फिर से अपने रास्ते चली गई। आगे देखने से पहले सब लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जब मैं अपने घर पहुंच गई तब मुझे उस टैक्सी ड्राइवर की वो बातें याद आ गई। सॉरी बहन जी, मैं गाड़ी नहीं चला सकता क्योंकि मैं एक इंसान नहीं भूत हूँ। रात के 10 बज चुके थे। मैं अपने किचन में खाना खा रही थी। अभी थोड़ी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी घर के बाहर से मुझे मेरे कुत्ता मोती के भौंकने के आवाज़ आ गए। वो सुनकर मैं घर से बाहर आ गई और बाहर जाकर मैंने देखा तो मोती मुझे कहीं नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ें आ रही थी। उसके बाद मैं मोती की आवाज़ का पीछा करने लग गई। मैं जितना पीछा कर रही थी उतना ही उसकी आवाज़ मुझसे दूर जा रही थी। कुछ देर तक पीछा करने के बाद मुझे एक बात याद आ गई। मोती तो 2 महीने पहले ही मर चुका था, तो उसकी आवाज़ मुझे क्यों कैसे सुनाई दे रही है। आगे देखने से पहले आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अभी मैं कुछ सोचने ही वाली थी, लेकिन तभी मेरे घर की दिशा से एक जोरदार धमाका की आवाज़ आ गई। वो देखकर मैं तुरंत अपने घर की तरफ चली गई और देखा तो मेरे घर में आग लग गई थी। ये देखकर मैं समझ गई कि मोती ने सुरेश और सेजल एक ही ऑफिस में काम करते थे। सुरेश बड़ा हैंडसम स्मार्ट लुकिंग था। सेजल भी दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। एक साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। खासकर सेजल, वह सुरेश के प्यार में पागल हो चुकी थी। सुरेश और सेजल ऑफिस के बाद पार्क में घंटों बैठे एक दूसरे के साथ रोमांस भरी बातें किया करते। समय कब गुजर जाता पता ही नहीं चलता। कई दिन गुजर गए। सेजल अब सुरेश से शादी की बात करने लगी। सुरेश भी यही चाहता था। सुरेश शादी के लिए तैयार हो गया। उसने सेजल के घर वालों से बात करी, पर सेजल के घर वाले शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। वे सुरेश के बारे में कुछ नहीं जानते थे और ना ही कभी सुरेश ने सेजल के सामने अपनी फैमिली वालों का जिक्र किया था। वह अपने आप को अनाथ बताता था। सुरेश ने सेजल से कहा, कल एक काम करना, अपने घर से अपनी शादी की सारी ज्वेलरी और रुपए ले आना। हम शादी कर कुल्लू मनाली हनीमून मनाने चले जाएंगे, फिर वहीं आसपास नया जॉब देखकर वहीं रह जाएंगे। सेजल सुरेश की बात पर तैयार हो गई। उसने अपने घर से अपनी सारी ज्वेलरी तथा 3 लाख रुपए नकद लेकर निकल पड़ी। सुरेश बाजू की गली में ही उसका इंतजार कर रहा था। दोनों वहां शहर से दूर एक मंदिर में जाकर एक दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी कर लेते हैं और फिर हनीमून मनाने मनाली की तरफ निकल पड़ते हैं। सुरेश अपनी जगह एकदम शांत बैठा, ना जाने क्या सोच रहा होता है कि सेजल उसकी चुप्पी तोड़ उससे पूछती है, क्या सोच रहे हो। सुरेश कुछ नहीं कहकर टाल देता है। दोनों एक होटल में कमरा नंबर 313 में रुकते हैं। सुरेश वहां अपनी गलत आईडी देता है। सेजल के पूछने पर कहता है कि हमें आगे के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने गलत नाम और आईडी दी। दोनों कमरा नंबर 313 में आ गए तो तीसरी मंजिल में उनका कमरा था और वह मंजिल बिल्कुल शांत था, एकदम सुनसान। वहाँ सिर्फ 4 ही कमरे थे। कमरा नंबर 313 सबसे कोने का अंतिम कमरा था। कमरे में पहुँचने के बाद सेजल सुरेश से लिपट गई। आज बहुत खुश थी वह, क्योंकि उसने अपने मनपसंद इंसान से शादी कर ली जिससे वह बहुत प्यार करती थी। उससे शादी करके साथ हनीमून मनाने अपनी पसंद की जगह आई हुई थी, तो वह खुश क्यों नहीं होती। दोनों एक दूसरे के आगोश में काफ़ी देर तक लिपटे रहे, एक दूसरे को चूमते रहे। डोरबेल बजी। उन्होंने खाना कमरे में ही मंगवा लिया था क्योंकि यात्रा से दोनों थके हुए थे। सुरेश ने अपने लिए वाइन भी मंगा रखी थी। दोनों ने थोड़ी थोड़ी वाइन पी। सेजल ने देखा कि सुरेश ने दस्ताने पहने हुए हैं। उसने उससे कहा, अभी तो दस्ताने उतार दो, पर सुरेश ने कहा, यहाँ ठंड अधिक है इसलिए रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं चम्मच से खा लूँगा।
पर सुरेश के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। खाना खाने के बाद दोनों बिस्तर में लटक गए और एक दूसरे के जिस्म से खेलने लगे। सुरेश अपनी मन की इच्छा पूरी कर सेजल के सोते ही उसके मुंह को तकिए से दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगा। वह पैरों से छटपटाते हुए बचने की कोशिश करती रही, पर तकिया का दबाव इतना भारी था कि सेजल कुछ नहीं कर पाई। उसका दम घुटने के कारण वह मार दी जाती है। सुरेश बड़ा ही जालसाज था। उसने सेजल से इसलिए प्यार का नाटक कर शादी की थी कि वह उसके गहने और रुपए लेकर फरार हो सके। सुरेश सारे सामान के साथ वहां से रातों रात फरार हो जाता है। सुबह होटल के मैनेजर को जब पता चला तो उसने होटल का रेपुटेशन खराब ना हो इसलिए उसने एक वेटर के साथ मिलकर सेजल के शरीर को वहीं होटल के बगीचे में गाड़ दिया। मामला उजागर होने से पहले ही रफा दफा हो जाता है। एक दिन रात में मैनेजर बगीचे में बैठा था कि उसने बगीचे में कुछ भयानक दृश्य देखा। उसने सेजल की आत्मा को देखा। वह इतना डर गया कि डर के मारे उसे हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। अगले दिन उस वेटर की भी मृत्यु हो गई जिसने लाश को ठिकाने लगाया था। 3 साल बाद सुशांत और उसकी पत्नी सुहानी की भी अभी अभी नई शादी हुई थी और वे हनीमून पर जा रहे थे। वे लोग घूमने के लिए कुल्लू मनाली जा रहे थे। उनका सबसे पहले प्लान था कि वो लोग मनाली पहुंचते ही सबसे पहले अपने होटल में जाएंगे और वहां आराम करेंगे। वो अपने गाड़ी से ही जा रहे थे कि अचानक तेज बारिश के कारण लैंडस्लाइड से उनके होटल की ओर जाने वाला रास्ता बंद पड़ चुका था, जो कि अगली सुबह खुलने वाला था। सुशांत ने सोचा कि अब आज रात कहाँ रुका जाए। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों ना आज रात यहीं आसपास एक होटल में रूम लेकर रह जाते हैं, सिर्फ आज के लिए, और कल सुबह होते ही अपने होटल की ओर निकल पड़ेंगे। सुशांत को भी ये विचार पसंद आया और वे वहाँ एक होटल की तलाश में यहाँ वहाँ अपनी गाड़ी में घूमने लगे। वो होटल की तलाश में यहाँ वहाँ घूमते हुए बहुत अंदर या कहे तो घने जंगलों की तरफ जा चुके थे। उन्हें किसी से रास्ता पूछने के लिए कोई इंसान भी नहीं नजर आ रहा था। अचानक एक पत्थर पर बैठा हुआ एक बुढ़ा दिखा जो वहाँ बैठे लकड़ियाँ काट रहा था। उसको देखते ही सुशांत ने अपनी गाड़ी रोकी और उससे आसपास रहने के लिए होटल पूछा। उस बुढ़े ने उंगलियों से एक दिशा की ओर इशारा किया और फिर से लकड़ियाँ काटने लगा, पर उसने मुंह से कुछ बोला नहीं। सुशांत भी उसके बताए हुए इशारे की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर जाते ही उनको एक होटल दिखाई दिया। होटल दिखने में कुछ ज़्यादा शानदार नहीं था, पर ठीक ठाक था। सुशांत और उसकी पत्नी होटल में गए, जहां एक आदमी काउंटर पर खड़ा था। सुशांत ने उस आदमी से एक रूम की चाबी मांगी और एक दिन रुकने के लिए बोला। उस आदमी ने कहा कि सर, आपको जितने भी दिन रुकना है आप रुक सकते हैं, पर आपको किराया डबल देना होगा। सुशांत ने पैसे दे दिए। वो आदमी कुछ देर खड़ा रहा और कुछ सोचने के बाद उसने एक रूम की चाबी निकाली और हल्की सी हंसी के साथ उस चाबी को सुशांत को दे दिया। उसकी हंसी को सुशांत समझ नहीं पाया और चाबी लेकर रूम की ओर बढ़ गया। उसने चाबी पर देखा कि चाबी रूम नंबर 313 की है। वो अपनी पत्नी के साथ रूम नंबर 313 की ओर निकल पड़ा। उन्होंने देखा कि पहली और दूसरी मंजिल अच्छे खासे लोगों से भरी पड़ी है, यानी सारे रूम बुक थे। पर वहीं जहां रूम नंबर 313 था, जो तीसरी मंजिल पर था, वो पूरी मंजिल सुनसान पड़ी हुई थी। वे लोग चुपचाप अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चले गए। रूम अंदर से अच्छा था। सुशांत फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि उसमें पानी नहीं आ रहा है। उसने होटल के स्टाफ को फ़ोन करने के लिए रूम के टेलीफोन को उठाया और फ़ोन मिलाया। फ़ोन उठाया गया, पर वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई, बस एक हल्की सी हंसी की आवाज़ आई और फ़ोन कट हो गया। तभी अचानक उसी टेलीफोन पर एक कॉल आया। इस बार होटल की स्टाफ की आवाज़ थी। उसने पूछा कि जी सर बोलिए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। सुशांत ने कहा कि आप जल्दी से हमारे रूम में आइए और देखिए यहाँ पानी नहीं आ रहा है। स्टाफ ने कहा कि सर आप अपना रूम नंबर बताएं,
सुशांत ने कहा कि रूम नंबर 313। यह सुनते ही स्टाफ की आवाज़ धीमी और घबराई हुई सी हो गई। स्टाफ ने घबराते हुए कहा कि सर आप वहाँ क्या कर रहे हैं? सुशांत ने पूछा क्यों? तो स्टाफ ने झट से चिल्लाते हुए कहा कि आप जल्दी से जल्दी उस रूम से बाहर निकल जाए और नीचे आ जाए। सुशांत को कुछ समझ नहीं आया। उसने इसका कारण पूछा तो स्टाफ ने कहा कि सर आप सवाल मत ज़्यादा पूछिए, बस जल्दी से जल्दी उस रूम से बाहर निकल जाओ, आपको वहाँ बहुत खतरा है। ये सुनते ही सुशांत ने फ़ोन काटा और अपनी पत्नी को सामान के साथ वहाँ से निकलने को कहा। अभी वो निकल ही रहे थे तो उनके दरवाजे को कोई खटखटाने लगा। सुशांत ने बार बार पूछा कि कौन है। बाहर किसी की आवाज़ नहीं आई। सुशांत और उसकी पत्नी समझ गए थे कि ये कोई भूत प्रेत का मामला है। वो दोनों बुरी तरह से घबरा गए। तभी उनकी रूम की लाइट कट गई और वहाँ अंधेरा हो गया। तभी बाहर से आवाज़ आई, सर आपने पानी ठीक करने के लिए बुलाया था, मैं उसी के लिए आया हूँ। सुशांत ने सोचा कि अभी तो नीचे स्टाफ ने कहा कि ये रूम खतरों से खाली नहीं है और अब ये कौन है जो दरवाजे के बाहर है। तभी सुशांत को वही धीमी सी हंसी सुनाई दी जो उसने फ़ोन पर और नीचे चाबी लेते वक्त सुनी थी। दरवाज़ा खोलने की कोशिश बेकार। दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। यह क्या हो रहा है? सुशांत की पत्नी घबराई हुई बोली। अंदर लाइट बंद चालू होने लगी। दोनों घबरा गए। कुछ तो अजीब हो रहा था। होटल स्टाफ को फ़ोन लगाया पर रिसीवर में भी हंसने की आवाज़ आने लगी। सुशांत को लगा कोई हमसे मजाक कर रहा है। थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो गया। दरवाज़ा भी अपने आप खुल गया। लाइट ऑन हो गई। दोनों तुरंत नीचे रिसेप्शन में पहुँचे। वहाँ का माहौल एकदम नॉर्मल था, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं हो। सुशांत ने रिसेप्शन में सारा वाकया सुनाया कि उनके साथ ऊपर रूम नंबर 313 में क्या हुआ। सुशांत रूम चेंज करने का आग्रह करने लगा पर सारे रूम फुल थे, एक भी कमरा खाली नहीं था। वहाँ के सभी लोग रूम नंबर 313 के लिए अनजान बने थे। स्टाफ में एक ने कहा, साहब यहाँ हवा चलती रहती है, हो सकता है हवा के कारण दरवाज़ा लॉक हो गया हो और लाइट आ जा रही हो। होटल में सब ठीक ठाक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग खाना खा लीजिए, फिर मैं आप लोगों को ऊपर कमरे तक छोड़ दूंगा, कमरा भी चेक कर लूँगा। सुशांत ने हामी भरी और वह खाना खाने मेज़ पर बैठ गए। सुशांत ने अपने लिए बियर मंगवाई और वे बियर पीने लगे। खाना हो जाने के बाद सुशांत और उसकी पत्नी स्टाफ के व्यक्ति के साथ ऊपर कमरे में पहुंचे। कमरे में लाइट जल रही थी। बाथरूम में पानी भी आ रहा था। फ़ोन लाइन भी अच्छे से काम कर रही थी। कमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं था। स्टाफ का व्यक्ति उन्हें शुभ रात्रि कहता हुआ कमरे से बाहर आते हुए दरवाज़ा बंद कर गया। सुशांत ने सुहानी को अपने आगोश में लेते हुए कहा, सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। दोनों एक दूसरे के प्यार में खोते चले गए। थोड़ी देर बाद दोनों को नींद आ गई। दोनों सो गए। अभी आधी रात ही हुई थी कि सुहानी को स्वप्न आने शुरू हो गए। सपने में सुशांत किसी और लड़की सेजल के साथ रोमांस कर रहा था। वह सेजल नामक किसी और लड़की से प्यार करता था। उससे शादी कर हनीमून मनाने वह इसी होटल के कमरा नंबर 313 में आया था। वह एक अय्यास व्यक्ति था। वह सेजल से प्यार करने का नाटक कर उससे शादी कर चुका था। शादी के बाद वह दहेज के लाखों रुपए वह गहनों के साथ सेजल को लेकर इस होटल में कमरा नंबर 313 में रुका था। रात भर सेजल के जिस्म के साथ खेलने के बाद तकिए से उसका मुंह दबोचकर उसकी हत्या कर दी और उसके रुपए गहने लेकर फरार हो गया। रात पूरी तरह गहरा गई थी। सुहानी यही सब चलचित्र की तरह अपने सपने में देख रही थी। सेजल की मौत पर अचानक सुहानी जाग जाती है। सामने देखती है तो सेजल उसके सामने खड़ी थी। वह पूरी तरह घबरा जाती है। सेजल की आत्मा 3 वर्षों से होटल के इसी कमरे में भटक रही थी। लैंडस्लाइड होकर रास्ता रुक जाना, यहीं होटल में कमरा मिलना, वह भी कमरा नंबर 313, यह कोई इत्तेफाक नहीं था। यह सब सेजल की आत्मा ने ही किया था। वह उस बहरूपिया सुशांत से अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी।
आज वह 3 साल बाद वापस वही सब दोहराने इसी होटल के कमरा नंबर 313 में आया था, एक नई लड़की के साथ जिसका नाम था सुहानी। वह वही सब उसके साथ भी करना चाहता था। सेजल की आत्मा सुहानी को सब साफ साफ बता देना चाहती थी। वह सुहानी की मदद करना चाहती थी। वह चाहती थी कि जो जुल्म उसके साथ हुआ है वह सुहानी के साथ ना हो। इसलिए वह सुहानी को दिखाई देने लगी, उससे बातें करने की कोशिश करने लगी। पर सुहानी सेजल की आत्मा को देखकर इतनी डर गई कि उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। उसने सुशांत को जगाने के लिए उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाया, पर सेजल ने उसे जगाने से मना कर दिया और सुहानी को शांत रहने का इशारा किया। सेजल ने सुहानी को अपने और सुरेश के बारे में पूरी कहानी कह सुनाई। उसने बताया, अभी तुम जो सपने में देख रही थी वह हकीकत है। यह आदमी बड़ा मक्कार है, या तुम्हें भी धोखा दे रहा है या तुम्हें भी मार डालेगा। मैं 3 साल से यहाँ भटक रही हूँ, इसके आने का इंतजार कर रही हूँ। अब मैं इसे मार कर अपनी मौत का बदला लूँगी। तुम मेरी तरह इस कमीने के प्यार में फंस गई हो। तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करना चाहती। सुहानी मानने को तैयार ही नहीं थी। वह सुशांत को बहुत ही भला इंसान समझती थी। सेजल ने सुहानी को कहा, तुम मेरा यकीन नहीं कर रही हो, कोई बात नहीं, तुम उसे उठाकर इसके बारे में पूछना, तुम्हें यकीन हो जाएगा। और वह अदृश्य हो गई। सुहानी ने सुशांत को जगाया और उससे सेजल के बारे में पूछने लगी तो सुशांत का सर चकरा गया। वह चुप रह गया। वह डर गया कि सुहानी सेजल के बारे में कैसे जान गई। सुशांत दिखावा करने लगा जैसे वह किसी सेजल को जानता ही नहीं। सुहानी से कहता है, तुम क्या कह रही हो? मुझे नहीं पता, तुम अपने सपने को खामखा मुझसे जोड़ रही हो। वह सिर्फ सपना है, हकीकत नहीं। अब चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। और वह बिस्तर पर सोने की एक्टिंग करने लगता है। सुशांत सोने की कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह मन ही मन सुहानी को भी मारने का प्लान बनाने लगता है। वह सुहानी के सोने का इंतजार करने लगता है, पर अब सुहानी को भी नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रही थी कि मैंने जो देखा वह सब ख्वाब था कि हकीकत। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह सोचने लगी, मैंने जिससे बेइंतहा प्यार किया वह मुझे धोखा दे रहा है, या मैं किस जाल में फंस गई हूँ? क्या सेजल की आत्मा सही है? वह तो एक आत्मा है, आत्मा झूठ क्यों बोलेगी? जरूर कुछ गड़बड़ है। यही सब सवाल उसके मन में घूम रहे थे। तभी सेजल की आत्मा उसके कान में कहती है, हकीकत जानना है तो सोने का नाटक करो, हकीकत सामने आ जाएगी। वह धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोने का नाटक करने लगती है। सुशांत की आंखों से तो नींद उड़ गई थी। वह सुहानी के सोने का इंतजार ही कर रहा था। वह उसे मनाली के होटल में ले जाकर सेजल की तरह ही मारना चाहता था, पर अब वह यहीं उसको मारने का पूरा प्लान कर लेता है। वह अपने बिस्तर से उठता है और अपनी तकिया को अपने हाथों से पकड़कर धीरे धीरे सुहानी की तरफ बढ़ने लगता है। वह सुहानी के मुंह के पास पहुंचकर जैसे ही तकिया उसके मुंह की ओर ले जाता है, सुहानी बिस्तर पर दूसरी तरफ पलट जाती है और सुशांत को चिल्लाती है, यह तुम क्या करने जा रहे हो? तुम मुझे भी सेजल की तरह अपने रास्ते से हटाना चाहते हो? मैं तुम्हारी हकीकत जान गई। तुम सचमुच में एक निहाती गिरे हुए इंसान हो। सुशांत अपनी हकीकत जान गई सुहानी को देख गुस्से में पागल हो जाता है। वह सुहानी को मारने के लिए उसकी तरफ झपटता है। सुहानी झट से उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ती है। वह दरवाजे की कुंडी खोलने की कोशिश करती है, पर तब तक सुशांत पीछे से आकर उसके बाल पकड़ लेता है। वह घूमकर सुशांत की छाती पर अपने हाथों से एक जोरदार धक्का देती है। सुशांत दूर जाकर जमीन पर गिर जाता है। सुहानी के बाल बिखर जाते हैं। वह अब सुहानी नहीं रहती। उसके अंदर सेजल की आत्मा प्रविष्ट हो जाती है। उसकी शक्ल भी पूरी तरह बदल जाती है। वह जोर जोर से हंसने लगी, अट्टहास करने लगी। यह देख सुशांत बुरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। सेजल बनी सुहानी धीरे धीरे सुशांत की तरह बढ़ने लगती है। सुशांत झट से उठकर भागने की कोशिश करने लगता है। जल्दबाजी में वह बेड के कोने से टकराकर गिर पड़ता है। सेजल उसके पैर पकड़कर खींचने लगती है। वह दूसरे पैर से उस पर वार करता है और अपने पैर छुड़ाकर बाहर भागने में सफल हो जाता है। वह जैसे ही दरवाजे से बाहर आता है,
वह अपने आप को एक जंगल में भागते हुए पाता है। पीछे से सेजल उसके पीछे बढ़ी चली आ रही है। सुशांत सोच में पड़ जाता है, यह क्या है? होटल कहाँ गई? यह मैं कौन सी जगह पहुँच गया? उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। वह कई जगह पत्थरों से टकराकर गिर पड़ता है, पर जान बचाने के लिए फिर से उठकर भागने लगता है। भाग भाग कर वह इतना थक गया कि अब उसका पैर उसका साथ देना छोड़ देते हैं। पैरों में कोई जोर नहीं होता, पैर लड़खड़ाने लगते हैं। फिर भी वह जान बचाने की कोशिश में भागने की कोशिश करता है और जोर से ज़मीन पर उल्टे मुंह गिर जाता है। सेजल की आत्मा उसके पास पहुंच जाती है, उससे कहती है, भाग और भाग। पर सुशांत भाग नहीं पाता। वह वहीं पड़े पड़े गिड़गिड़ाने लगता है, जान की भीख मांगने लगता है। सेजल की आत्मा पास में पड़ा एक बड़ा सा पत्थर अपने हाथों के इशारों से ऊपर उठा लेती है और एक जोरदार आवाज़ के साथ सुशांत के मुंह पर दे मारती है। सुशांत जगह पर ही दम तोड़ देता है। सुशांत को मारकर सेजल की आत्मा सुहानी के जिस्म से बाहर आकर हवा में विलीन हो जाती है। सुहानी ज़मीन पर गिर पड़ती है। सुहानी को जब होश आता है तो वह अस्पताल में होती है। डॉक्टर उसे सुशांत की मौत की खबर सुनाते हैं। सुहानी को अपनी शादी पर बड़ा अफसोस होता है। वह ठीक होने के बाद अपने घर पहुंचती है, अपने माता पिता को अपनी सारी घटना कह सुनाती है। वे दुखी भी होते हैं, पर उन्हें बड़ी खुशी भी होती है कि ऐसे व्यक्ति से उसका पीछा छूटा और वह सही सलामत घर वापस लौट आई। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हो सके तो यह कहानी जितना से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि वो भी इस कहानी का आनंद ले सके। और साथ ही अगर आपके पास अपनी कोई हॉरर स्टोरीज़ है या नए एक्सपीरियंसेस है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आगे भी इसी तरह की कहानियाँ आप सुनते रहें।